हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पिछले कल हमने शेड्यूल्स और प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। कॉमनली हम इन्हें बेसिक राइट के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ा था। मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है? 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा सर जॉन ने अपने दरबारी अधिकारियों को मैग्ना कार्टा दिया, अधिकार पत्र दिया, जिसमें उन दरबारी अधिकारियों के अधिकार थे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो हमने सोर्सेज पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया है। फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना, और जो लोगों की सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम है वो डीपीएसपी द्वारा सिक्योर की जाती है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? तो इसके दो मेन रीज़न है। ये किसी भी इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और नो ह्यूमन बीइंग कुड एग्जिस्ट विदाउट दीज राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। फर्स्ट है, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्टेट की अनलिमिटेड पावर पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो दो ऐसे राइट्स हैं जिन्हें इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और आर्टिकल 19 ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और उसे आर्टिकल 300 के तहत एज अ लीगल राइट घोषित किया गया है, एज अ लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में आता है। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सार्वजनिक जगहों पर लिंग, धर्म, जाति। और आर्टिकल 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समक्षता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 17 में आता है अस्पृश्यता का अंतर, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, ये आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 18 में आता है उपाधि का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री और एकेडमिक के एक्सेप्ट में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 में आता है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। तो 19A में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी। 19B में आता है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार। 19C में आता है संगठन का अधिकार। 19D में आता है भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार। 19F में आता है भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। आर्टिकल 19F में था संपत्ति का अधिकार, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। आर्टिकल 19J में आता है कोई भी व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 में आता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 में आता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। 21A में आता है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत
6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। फिर आर्टिकल 22 में आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं। आर्टिकल 23 में आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार व बलात्श्रम। फिर 24 में आता है बाल नियोजन निषेध, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। फिर हमारा फोर्थ राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम और रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं। आर्टिकल 25 है धर्म का अंतःकरण व उसका प्रचार प्रसार का अधिकार। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों का आयोजन। आर्टिकल 27 में है धार्मिक विकास के लिए पैसा देने पर टैक्स से छूट। आर्टिकल 28 में है शिक्षण संस्थानों में जहां सरकार से वित्तीय सहायता मिलती हो वहां आप धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हमारा फिफ्थ राइट है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारे आर्टिकल 29 से 30 में आते हैं। तो आर्टिकल 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा व लिपि का संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 30 में आता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने लिए शिक्षण संस्थान खोलने व प्रबंधन करने का अधिकार। फिर हमारा सिक्स्थ राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये हमारे आर्टिकल 32 में आता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेक्षण, सर्टिटेरी, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो फर्स्ट है हैबेस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी इशूड फॉर preserving the liberty of a person who is being illegally detained। इस रिट का मेन पर्पस है सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, ताकि इलीगली डिटेन्ड या अरेस्ट से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो हमें पता है कि आर्टिकल 22 के तहत हमें यह राइट है कि कोई भी अरेस्ट के 28 घंटे के अंदर अंदर हमें उस अरेस्ट पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो या तो उसे कस्टडी में नहीं रख सकती है वो, या फिर उस अरेस्ट को इलीगल घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो अराइव्ड पर्सन है या उसके क्लोज रिलेटिव है सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैबेस कॉर्पस की रिट पिटिशन डाल सकते हैं। तो ये रिट ओनली पब्लिक पिटिशन के खिलाफ ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी एप्लीकेबल है। सेकंड आती है मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड इफ अ पब्लिक ऑफिशियल्स इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी एंड इट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो मैंडेमस है कि ये रिट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या सरकारी एम्प्लॉय के खिलाफ लगाई जा सकती है यदि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो या उनके काम करने के तरीके या उनके काम ना करने के तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट यह है कि हमें कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने का अधिकार है, हमें कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, हमें कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। बट बहुत से व्यापार और बिजनेस के लिए हमें रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने होते हैं। अगर वो लाइसेंस अथॉरिटी हमें लाइसेंस नहीं दे रही है, किसी वजह से, किसी बेकार वजह से हमें ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रही है या फिर रिश्वत मांग रही है, ऐसे केसेस में हमारे आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकते हैं। मैंडेमस रिट द्वारा सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को काम करने का आदेश देगा, बट ये रिट हम प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जारी कर सकते, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल के
खिलाफ कर सकते हैं, ना ही डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कर सकते हैं, और ना ही कोई ऐसी ड्यूटी के खिलाफ कर सकते हैं जो मैंडेटरी नहीं है। या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में भी मैंडेमस रिट जारी नहीं कर सकते। ना ही हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये रिट डाल सकते हैं। फिर थर्ड रिट आती है प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज issued to the court or any tribunal to bar them from doing something what they are about to do. Prohibition का मीन्स होता है कि to order someone not to do something. सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट लगा के लोअर कोर्ट में चल रहे किसी केस को बंद कर सकती है। अगर कोई ऐसा केस हो जो लोअर कोर्ट के दायरे में ना आता हो। फोर्थ आती है स्टैट्यूटरी। टू बी इन्फॉर्म, टू बी सीक जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट ये लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो हायर कोर्ट के पास जाता है उस मैटर को रिव्यू करवाने के लिए। तो प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी में डिफरेंस ये है कि केस चल रहा होता है लोअर कोर्ट में, तब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिशन के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और स्टैट्यूटरी जब किसी केस का डिसीज़न आ गया हो लेकिन हम उस डिसीज़न को ख़त्म करवाना चाहते हो, इसलिए हम स्टैट्यूटरी रिट जारी करवा सकते हैं। फिर फिफ्थ आती है क्यू वारंटो, कि हम पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी पावर है कि तुमने इस तरह से एक्ट किया। तो ये हम गवर्नमेंट के अंडर जो भी ऑफिस और डिपार्टमेंट आते हैं उनके खिलाफ जारी कर सकते हैं। तो क्यू वारंटो क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और अंडर व्हाट वारंट यू एक्ट इन सच अ वे। कंप्लीटली प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ हम ये जारी नहीं कर सकते। तो ये थी 5 प्रकार की रिट। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही हमारी कंट्री हमसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि हम कुछ ड्यूटीज़ देश के प्रति निभाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 के ए में आती है। जो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये रशिया से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं आर्टिकल 51 ए में। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, इसने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइन एज मॉरल एंड सिटीज़न ड्यूटी। जो हमारी सिटीज़न की ड्यूटीज़ हैं ये ओनली इंडिया के सिटीज़न पे इम्पोज की जाती है। फर्स्ट है रिस्पेक्ट आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकंड है फॉलो द इंस्टीट्यूशन इंस्पायरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है उन इंस्टीट्यूशन को हम फॉलो करें। फिर थर्ड है टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश की एकता बने रहे। टू डिफेंड द कंट्री, की ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। फिर टू प्रिजर्व रिच इंडियन हेरिटेज, हम अपने हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करके रखें। 7th है टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरनमेंट, जैसे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए। 8th आता है टू सेफगार्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टी। 8th है पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। 9th है टू स्ट्रीव एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्शन प्रॉपर एक्टिविटी, कि जो भी हम काम करें उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। 10th है टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म,
कि कोई भी चीज़ ऐसे क्यों हुई, इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। हमारी स्पिरिट इस तरह से होनी चाहिए, हमारे मन में इस तरह से होना चाहिए कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं हम। 11th है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, कल हम पढ़ेंगे संसद, राष्ट्रपति के बारे में। चलिए, थैंक यू।